नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने अब तक पढ़ा कि सबसे पहले मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात की जाती है और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो टैक्सेस, जो म्युनिसिपल टैक्सेस मकान मालिक के द्वारा जो चुकाए जाते हैं, पेड बाय हाउस ओनर, वो घटा दिए जाते हैं और उसके बाद जो राशि प्राप्त होती है उसको नेट एनुअल वैल्यू कहा जाता है। और इस नेट एनुअल वैल्यू में से जो है हम कुछ डिडक्शंस देते हैं। पहली डिडक्शन हम देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर स्टैट्यूटरी डिडक्शन। वैधानिक कटौती या फिर प्रमाणिक कटौती कहा जाता है इसको। ये होती है 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू का 30% होती है ये। और दूसरी डिडक्शन हम देते हैं इंटरेस्ट की, ब्याज की। ये होती है अंडर सेक्शन 24B। और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 24A। तो पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी है इंटरेस्ट की डिडक्शन, ब्याज की कटौती। मकान संपत्ति के संबंध में कोई अगर ऋण लिया हो और उस ऋण का जो ब्याज देय होता है उसकी कटौती जो है मकान संपत्ति से आय में से दे दी जाती है। ऋण जो है, ऋण के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं। ऋण जो लिया है मकान संपत्ति के संबंध में, उसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। पहला है मकान क्रय करने या मकान बनवाने के लिए करदाता के पास मकान नहीं है और करदाता ने मकान को खरीदने के लिए या बनवाने के लिए कोई ऋण लिया है। यानी कि नया मकान क्रय करने के लिए या नया मकान बनवाने के लिए ऋण लिया जा सकता है। या फिर जो मकान है उस मकान की मरम्मत, विस्तार, उसके नवीनीकरण आदि के लिए ऋण लिया जा सकता है। मकान की मरम्मत के लिए, मकान का पुनर्निर्माण किया जाए, अगर नवीनीकरण किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, उसके लिए भी मकान पहले से मौजूद है लेकिन मकान में कुछ चेंजेस करने हैं, उसकी मरम्मत करनी है, विस्तार करना है, नवीनीकरण करना है आदि के लिए ऋण लिया जा सकता है। अब जब मकान क्रय करने या मकान बनवाने के लिए ऋण लिया है तो यहाँ पर भी दो स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। पहली स्थिति, जो मकान क्रय करने या मकान बनवाने के लिए जो ऋण लिया है वो जो मकान है वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जिस मकान के क्रय करने या मकान बनवाने के लिए जो ऋण लिया था वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि खुद रहता है, स्वयं के निवास के लिए है। या फिर जो मकान क्रय किया है या जो मकान बनवाया है उस मकान को किराए पर दे दिया गया है, किराए पर दिया गया है। तो मकान क्रय करने या मकान बनवाने के लिए ऋण लिया है
और उस मकान को किराए पर दे दिया गया है, तो उस स्थिति में ऋण पर ब्याज की कटौती के संबंध में कोई सीमा नहीं है। जो ये ऋण लिया है मकान को क्रय करने या मकान बनवाने के लिए, और उस मकान को अगर किराए पर दे के रखा है, तो इस ऋण पर जो ब्याज की कटौती दी जाएगी अंडर सेक्शन 24B, उसके संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जो भी ब्याज की राशि दी हुई है गत वर्ष में, उस पूरी की पूरी राशि की कटौती दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 24B। अब बात करते हैं, ऋण लिया है मकान क्रय करने या बनवाने के लिए और उस मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। तब क्या होगा कि जो ऋण है 31 मार्च 1999 तक लिया है, तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक दी जाएगी। ऋण लिया है मकान क्रय करने या बनवाने के लिए और उस मकान को स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और जो ऋण है वो 31 मार्च ऋण 31 मार्च 1999 तक लिया है, तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक दी जाएगी। अगर 30,000 रुपये से कम राशि अगर ब्याज की राशि दे है गत वर्ष में, तो वो दे दी जाएगी, लेकिन अधिकतम सीमा 30,000 तक होगी। अगर 30,000 से ज़्यादा अगर ब्याज की राशि दे होती है गत वर्ष में, तो 30,000 तक की ही छूट दी जाएगी। दूसरा, अगर ऋण 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया है, तो ब्याज की कटौती अधिकतम 2 लाख रुपए तक दी जाएगी। ऋण लिया है मकान के क्रय करने या बनवाने के लिए और उस मकान को स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और अगर ये ऋण जो है 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया है, तो ब्याज की अधिकतम कटौती किसी गत वर्ष में 2 लाख रुपए तक ही दी जाएगी। 2 लाख रुपए से अधिक ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। अगर गत वर्ष में ब्याज दे 2 लाख रुपए से अधिक हो रहा है, तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ही कटौती दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि ऋण जो लिया है ये जो ऋण लिया है, इस ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया है। ऋण का कुछ भाग तो 31 मार्च 1999 तक लिया है, तथा ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोन लेना था मकान क्रय करने या बनवाने के लिए, उस लोन का कुछ हिस्सा तो लिया है 31 मार्च 1999 तक, और कुछ हिस्सा जो है 31 मार्च 1999 के बाद लिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 31 मार्च 1999 तक जो ऋण लिया है, उसकी ब्याज की अधिकतम कटौती मिलती है 30,000 रुपये तक की, और जो ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, उस ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती मिल जाएगी 2 लाख रुपए की।
तो अधिकतम कटौती इस प्रकार के ऋण पर 2,30,000 की मिल सकती है। यदि ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया है तो उस भाग पर जो है अधिकतम कटौती मिल सकती है 30,000 की, और ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो उस भाग पर अधिकतम कटौती मिल सकती है 2 लाख की। तो कुल मिलाकर कटौती मिल सकती है इस प्रकार के ऋण पर 2,30,000 की। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋण पर अधिकतम कटौती, ऋण अगर मकान क्रय करने या बनवाने के लिए लिया है और उस मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए किया जा रहा है तो ऋण की अधिकतम कटौती किसी भी गत वर्ष में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो अब जो ये ऋण है जिसमें कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया है और कुछ 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, इस प्रकार के ऋण पर ब्याज की कटौती कैसे दी जाएगी इसकी बात करते हैं। तो क्या किया जाएगा कि जो ये ऋण का जो भाग है जिस पर 31 मार्च 1999 तक लिया है उस भाग पर तो अधिकतम कटौती 30,000 की दे दी जाएगी, ठीक है। और जो ऋण का बाकी भाग जो 31 मार्च 1999 के बाद लिया है उस पर ऋण की कटौती देने के लिए, ब्याज की कटौती देने के लिए क्या किया जाएगा, 2 लाख माइनस 31 मार्च 1999 तक लिए गए ऋण पर स्वीकृत ब्याज की राशि। क्या किया जाएगा, माइनस ब्याज की कटौती, अधिकतम कटौती कितनी दी जाएगी, ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी दी जाएगी, जो भाग 31 मार्च 1999 तक लिया है ऋण का, उस ऋण के उस भाग पर ब्याज की अधिकतम कटौती दे दी जाएगी 30,000 तक की। और जो ऋण 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, ऋण के उस भाग पर ब्याज की अधिकतम कटौती देने के लिए क्या किया जाएगा, 2 लाख माइनस 31 मार्च 1999 तक लिए गए ऋण पर स्वीकृत ब्याज की राशि इसमें से घटा दी जाएगी। कुल मिलाकर गत वर्ष में जो ऋण मकान खरीदने या मकान बनवाने के लिए लिया गया है और इस ऋण और उस मकान का प्रयोग अगर स्वयं के निवास के लिए किया गया है तो ब्याज की अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए तक ही दी जाएगी गत वर्ष में। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 31 मार्च 1999 तक के ऋण का ब्याज, जो वास्तविक ब्याज है वो है 25,000 और 31 मार्च 1999 के बाद के ऋण का ब्याज है 2,50,000 रुपये। किसी करदाता ने जो ऋण है 2 हिस्सों में लिया, ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया और कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया, और जो वास्तविक ब्याज देय हो रहा है गत वर्ष में वो 31 मार्च 1999 तक के ऋण का ब्याज देय हो रहा है 25,000 रुपये और 31 मार्च 1999 के बाद के ऋण का ब्याज देय हो रहा है 2,50,000 रुपये। तो अब ऋण की कटौती किस प्रकार दी जाएगी, और हमने बात की थी इस प्रकार गत वर्ष में टोटल ऋण तो हो रहा है, इसका देय हो रहा है 2,75,000, लेकिन हमने बात की थी कि मकान बनवाने की या क्रय करने के लिए ऋण लिया और उस मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए किया गया है तो किसी भी गत वर्ष में अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए तक दी जाएगी, और यहां पर ब्याज देय हो रहा है 2,75,000। तो क्या किया जाएगा, ऋण का जो भाग 31 मार्च 1999 तक लिया गया है उस ऋण के भाग पर ब्याज है अधिकतम, ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक की है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक ब्याज देय हो रहा है 25,000। तो क्या करेंगे, ऑन लोन अप टू 31 मार्च 99 यहाँ पर ब्याज की कटौती दे दी जाएगी 25,000, क्योंकि अधिकतम कटौती अलाउ है 31 मार्च 1999 तक के ऋण का ब्याज पर 30,000 की, तो 25,000 वास्तविक देय ब्याज की कटौती दे दी जाएगी। और ऋण का जो भाग जो आफ्टर
31 मार्च 99 लिया है, इस पर ब्याज देय हो रहा है 2.5 लाख, लेकिन अधिकतम कटौती हमको देनी है 2 लाख की किसी भी गत वर्ष में इंटरेस्ट की। तो क्या क्या है, ब्याज की अधिकतम कटौती ऋण के 31 मार्च 1999 के बाद के भाग पर ऋण ब्याज की अधिकतम कटौती दी जाती है 2 लाख माइनस 31 मार्च 1999 तक लिए गए ऋण पर स्वीकृत ब्याज की राशि। तो 2 लाख माइनस 31 मार्च 1999 तक लिए गए ऋण पर स्वीकृत ब्याज की राशि कितनी है? 25,000। 25,000 तो 1,75,000। 31 मार्च 1999 के बाद लिए गए ऋण पर ब्याज देय हो रहा है 2,50,000, लेकिन कटौती स्वीकृत की जाएगी केवल 1,75,000 की, क्योंकि किसी भी गत वर्ष में अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। अगर इसको हम चेंज करें, इस उदाहरण को, जो 31 मार्च 1999 तक का ऋण है उस पर ब्याज अगर मान लीजिए कि 35,000 रुपये देय हो रहा है, और 31 मार्च 1999 के बाद जो ऋण लिया उस पर ब्याज देय हो रहा है 2,50,000, टोटल ब्याज देय हो रहा है 2,85,000। अब क्या किया जाएगा? तो जो लोन है 31 मार्च 1999 तक लिया गया है उस पर जो ब्याज देय हो रहा है 35,000, लेकिन उस पर अधिकतम ब्याज की जो सीमा है वो 30,000 है। तो यहाँ पर 30,000 रुपया ही स्वीकृत किया जाएगा ऑन लोन अप टू 31 मार्च 1999। अब ऋण का जो भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया है उस पर ब्याज कितना स्वीकृत किया जाएगा? तो उस पर ब्याज स्वीकृत करने के लिए हम देखेंगे कि अधिकतम कटौती कितनी दी जा सकती है। तो ब्याज की अधिकतम कटौती के लिए 2 लाख माइनस 31 मार्च 1999 तक 31 मार्च 1999 तक लिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृत राशि कितनी हुई है? अब 30,000 रुपये। तो इसमें से 30,000 घटा दिया जाएगा और 1,70,000। तो अब 1,70,000 की यहाँ पर कटौती दी जाएगी। कुल कटौती 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ पर ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया है और ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, तो हमको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, हम बात कर रहे हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। मकान बनवाने, मकान क्रय करने, मकान की मरम्मत, नवीनीकरण आदि के लिए जो ऋण लिया है उस पर ब्याज चुकाया जाता है, और उस ब्याज की छूट जो है, कटौती जो है, वो हमको मकान संपत्ति से आय में से प्राप्त होती है। कटौती दे दी जाती है इंटरेस्ट की। अब हम बात करेंगे कि ब्याज की प्रकृति क्या है। ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट है जिसकी कटौती दी जा रही है अंडर सेक्शन 24B, इसकी प्रकृति क्या है? ब्याज 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो आयगत ब्याज और दूसरा पूंजीगत ब्याज। पहले पूंजीगत ब्याज की बात करते हैं। देखिए, पूंजीगत ब्याज कौन सा है? जिस समय मकान का निर्माण हो रहा था उस समय का देय ब्याज। पूंजीगत ब्याज और आयगत ब्याज 2 प्रकार के ब्याज हैं। पूंजीगत ब्याज कौन सा है? जिस समय मकान का निर्माण हो रहा था उस समय का देय ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। इसको और थोड़ा समझते हैं। जिस दिन ऋण लिया था या ऋण लिया गया है, उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में
उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है, उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 31 मार्च तक का ब्याज। पूंजीगत ब्याज की हमने बात की, तो पूंजीगत ब्याज कौन सा ब्याज है? जिस समय मकान का निर्माण हो रहा था उस समय का देय ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। पूंजीगत ब्याज, लोन लिया मकान बनवाने के लिए और जिस दिन लोन लिया उस दिन से ही जो है ब्याज देय होना, ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। अब अगर मकान का निर्माण करवाया जा रहा है, मकान बनवाने के लिए अगर लोन लिया है तो मकान को बनने में समय लगेगा, तो जो मकान का निर्माण हो रहा है उस समय का जो ब्याज है, जो देय ब्याज है, वो ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। ब्याज की छूट, ब्याज की कटौती कब मिलेगी? जब मकान अस्तित्व में आ जाएगा, और जब मकान अस्तित्व में आ जाएगा, करदाता द्वारा उस मकान का स्वामित्व प्राप्त कर लिया जाएगा, तब क्या होगा कि मकान संपत्ति से आय की गणना की जाएगी और फिर मकान संपत्ति से आय की गणना में से ब्याज की कटौती दे दी जाएगी। लेकिन जब मकान का निर्माण हो रहा है उस समय ब्याज, जो मकान है वो अस्तित्व में नहीं है, और जब मकान ही अस्तित्व में नहीं है तो मकान संपत्ति से आय की गणना नहीं की जाएगी, और मकान संपत्ति से आय की गणना नहीं की जाएगी तो जो है इंटरेस्ट की, ब्याज की कटौती भी नहीं दी जा सकेगी। लेकिन करदाता को उस समय के दौरान ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, ब्याज तो उसका देय होता रहेगा, क्योंकि जिस दिन ऋण लिया है उसी दिन से ब्याज शुरू हो जाता है। तो पूंजीगत ब्याज वो ब्याज है जिस समय मकान का निर्माण हो रहा था और जो ऋण पर ब्याज देय था या करदाता द्वारा चुकाया गया था, वो ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। अब पूंजीगत ब्याज में कितनी राशि सम्मिलित की जाएगी? उसके लिए जिस दिन ऋण लिया गया है उस दिन से लेकर, जिस दिन ऋण लिया गया है उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है, जिस दिन ऋण लिया है उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है, उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 31 मार्च तक का ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। इसको समझते हैं। पूंजीगत ब्याज के लिए मान लीजिए कि ऋण लिया, यह है 26 अप्रैल 2012, इस दिन ऋण लिया 26 अप्रैल 2012 का, और मकान का काम चल रहा है, मकान का काम चल रहा है और मकान बनकर तैयार होता है जून 2014 में। ठीक है, 26 अप्रैल 2012 को लोन लिया और मकान का काम चल रहा है और मकान बनकर तैयार हो जाता है जून 2014 में। तो कौन से गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ? गत वर्ष 2014-15 में। ठीक है, 2014-15 यानी 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। तो इस वर्ष 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 यानी गत वर्ष 2014-15 में, जून 2014 में मकान बनकर तैयार हो गया। पूंजीगत ब्याज कितना होगा? अगर लोन लिया है 26 अप्रैल 2012 को और मकान निर्माण हो रहा है जून 2014 तक, तो पूंजीगत ब्याज कितना होगा? जिस दिन ऋण लिया गया है, 26 अप्रैल 2012 को ऋण लिया गया है, उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है, उस दिन से लेकर, जिस दिन ऋण लिया है उस दिन से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है, उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 31 मार्च तक का ब्याज। इस गत वर्ष के तुरंत पूर्व का 31 मार्च कौन सा होगा? इस गत वर्ष के तुरंत पूर्व का 31 मार्च होगा 31 मार्च 2014।
ये गत वर्ष है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 का। इस गत वर्ष के तुरंत पूर्व का 31 मार्च कौन सा होगा? 31 मार्च 2014। तो जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 31 मार्च तक का ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। तो 26 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का जो भी ब्याज देय हुआ है या भुगतान किया है वो ब्याज जो है पूंजीगत ब्याज कहलाएगा, क्योंकि मकान का निर्माण हुआ है गत वर्ष 2014-15 में, और जिस गत वर्ष में मकान का निर्माण होता है, मकान का निर्माण हुआ जून 2014 में, जून 2014 का मतलब गत वर्ष 2014-15, और जिस गत वर्ष में मकान का निर्माण होता है उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 31 मार्च तक का ब्याज जो है पूंजीगत ब्याज कहलाता है। अब ये जो पूंजीगत ब्याज है, इस ब्याज की पूंजीगत ब्याज की कटौती 5 समान वार्षिक किस्तों में दी जाती है। जो पूंजीगत ब्याज है, इस ब्याज की कटौती 5 समान वार्षिक किस्तों में दी जाती है। ब्याज की कटौती, ब्याज की कटौती जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उसी गत वर्ष से प्रारंभ की जाती है। अब ये जो पूंजीगत ब्याज है 26 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का जो भी ब्याज देय हुआ है उस ब्याज की कटौती 5 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। और ब्याज की कटौती कब से प्रारंभ की जाएगी? जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उसी गत वर्ष से प्रारंभ कर दी जाती है। तो इस उदाहरण में हम देखें कि ऋण लिया था 26 अप्रैल 2012 को और मकान बनकर तैयार होता है जून 2014 में, यानी गत वर्ष 2014-15 में, और जो ब्याज है 26 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का जो पूंजीगत ब्याज है उस ब्याज की कटौती कब से शुरू कर दी जाएगी? 2014-15 से ही शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इस गत वर्ष में ही मकान बनकर तैयार हुआ है। तो 2014-15 से ही जो है कटौती शुरू कर दी जाएगी इस पूंजीगत ब्याज की। और 5 समान किस्तों में दिया जाना है, तो पहली किस्त दी जाएगी 2014-15 में, 2015-16 में, 16-17, 17-18 और 18-19। इस प्रकार जो है 5 किस्तों में, 5 समान किस्तों में जो है ब्याज की कटौती, पूंजीगत ब्याज की कटौती दे दी जाएगी। तो पहली किस्त जो है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ब्याज है, पूंजीगत ब्याज 26 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक। इस 1 लाख रुपए की ब्याज की कटौती 5 वर्षों में दी जाएगी समान वार्षिक किस्तों में। तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की कटौती दी जाएगी। और ब्याज की कटौती कब से दी जाती है? जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो जाता है। तो 2014-15 में 20,000 की कटौती दे दी जाएगी, 2015-16, 16-17, 17-18 और 18-19, इन 5 वर्षों में, 5 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये ब्याज की कटौती जो है अंडर सेक्शन 24B दी जाएगी। तो इन 5 वर्षों में 2 प्रकार के ब्याज की कटौती दी जाएगी। एक तो पूंजीगत ब्याज की कटौती दी जाएगी और साथ ही साथ आयगत ब्याज की कटौती भी दी जाएगी। 2 प्रकार के ब्याज की कटौती इन 5 वर्षों में दी जाएगी। आयगत ब्याज क्या होता है? जब मकान अस्तित्व में आ जाता है, जब करदाता मकान का स्वामी बन जाता है और फिर जो है उस मकान के संबंध में जो ऋण लिया गया है उस ऋण के ब्याज, जो भी उस ऋण का ब्याज देय होता है जिस गत वर्ष में, वो ब्याज आयगत ब्याज कहलाता है। पूंजीगत ब्याज, मकान अस्तित्व में नहीं था, मकान का निर्माण हो रहा था, तो जब मकान का निर्माण हो रहा था उस दौरान जो ब्याज देय हुआ वो पूंजीगत ब्याज कहलाता है। लेकिन जब जिस गत वर्ष में मकान अस्तित्व में आ जाता है, यानी कि निर्माण होकर जो मकान तैयार हो जाता है या फिर मकान जिस गत वर्ष में क्रय किया जाता है, तो उस गत वर्ष में, जिस गत वर्ष में मकान जो करदाता है मकान का स्वामी होता है और उस मकान संपत्ति से आय की गणना प्रारंभ हो जाती है, उस गत वर्ष का जो भी ब्याज देय होता है वो ब्याज आयगत ब्याज कहलाता है।
तो ब्याज की प्रकृति हमने समझी, आयगत ब्याज और पूंजीगत ब्याज, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि अगर ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 तक लिया गया है और ऋण का कुछ भाग 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया है, और ऐसा ऋण जो है स्वयं के निवास हेतु जो मकान प्रयोग किया जा रहा है उस मकान को क्रय करने या बनवाने के लिए लिया गया है, तो फिर उस ऋण पर जो है ब्याज की कटौती की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।